प्यारे बच्चों, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र का उत्तर आपको बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न का 43 तक के प्रश्नों का उत्तर देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो 43 तक हम लोगों ने देख लिया था। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उत्पन्न परिस्थितियों का वर्णन करें। तो जब भारत पाकिस्तान युद्धों के समय मुख्य परिस्थितियां हैं कश्मीर विवाद, भाषाई संस्कृति मतभेद, विशेषकर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में, और सीमा संबंधी तनाव थे, जिसके कारण 1947-48 में कश्मीर, 1965 में रनकच्छ कश्मीर और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का मुक्ति संग्राम में बड़े संघर्ष हुए, जो अक्सर पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता और कश्मीर पर कब्जे की कोशिशों से उत्पन्न होते थे, जिसमें लाखों शरणार्थी और बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव देखने को मिला। 45 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल से क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल से तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित उस स्थिति से है जब देश की सुरक्षा, स्थिरता या संप्रभुता को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसे गंभीर खतरों से खतरा हो, जिसमें केंद्र सरकार को देश को बचाने के लिए विशेष शक्तियां मिलती है और नागरिकों के मौलिक अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य देश में समान स्थिति बहाल करना है। 46 है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ एक अहिंसक जन आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों की व्यावसायिक कटाई और वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था, जिसमें ग्रामीण खासकर महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाती थी, और यह आंदोलन स्थानीय लोगों के वन अधिकारियों की रक्षा व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मिसाल बन गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यूरोपीय संघ के आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों की विवेचना करें। यूरोपीय संघ वर्तमान में विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत प्रभावशाली इकाई है। यह केवल एक क्षेत्रीय संगठन नहीं बल्कि एक अधिसंघीय संरचना के रूप में कार्य करता है। यूरोपीय संघ के आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। पहला, आर्थिक प्रभाव, जिसमें है यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी आर्थिक शक्ति इसे वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक महाशक्ति बनाती है। तो पहला है सकल घरेलू उत्पाद। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जो इसे अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में खड़ा करती है। साझा मुद्रा, तो यूरो मुद्रा ने अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दी है। वर्तमान में 20 देश यूरो का उपयोग करते हैं, जिससे व्यापार में आसानी होती है और विनिमय दर का जोखिम कम होता है। तीसरा है विश्व व्यापार में हिस्सेदारी। तो यूरोपीय संघ विश्व व्यापार संगठन में एक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। इसकी व्यापारिक शक्ति अमेरिका से भी अधिक है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नियमों को प्रभावित करने की क्षमता देती है। एकल बाजार, तो वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही ने इसे एक विशाल एकीकृत बाजार बना दिया, जिससे सदस्य देशों की आर्थिक क्षमता बढ़ी है। अब है राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव। तो राजनीतिक रूप से यूरोपीय संघ के पास वह शक्ति है जो दुनिया के किसी अन्य क्षेत्रीय संगठन के पास नहीं है। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। तो यूरोपीय संघ के 2 सदस्य, फ्रांस और पूर्व में ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य रहे हैं। वर्तमान में फ्रांस के पास यह वीटो पावर है, जिससे वैश्विक निर्णयों में EU की राय महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा है सॉफ्ट पावर। तो मानवाधिकार, लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक कल्याण के मानकों को लेकर यूरोपीय संघ पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसकी सॉफ्ट पावर का प्रभाव दुनिया भर के कानूनों और नीतियों पर दिखाई देता है। तीसरा है विदेश नीति और सुरक्षा। यद्यपि सदस्य देशों की अपनी
स्वतंत्र विदेश नीतियां भी हैं, लेकिन यूरोपीय संघ समान विदेश और सुरक्षा नीति के माध्यम से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे ईरान परमाणु समझौता या रूस यूक्रेन युद्ध पर एक साथ खड़ा होता है। चौथा पॉइंट है विस्तार की नीति। यूरोपीय संघ की सदस्यता पाने की चाहत पड़ोसी देशों को अपने यहाँ लोकतांत्रिक सुधार और आर्थिक पारदर्शिता लाने के लिए मजबूर करती है। 48 है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, वर्णन करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके मुख्य 6 अंग है। पहला है आपका महासभा। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विचार विमर्श और नीति निर्धारण करने वाला अंग है। इसमें सभी 193 सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व होता है। महत्वपूर्ण निर्णय जैसे शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तो इसका प्राथमिक कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है, और 10 अस्थायी जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो यह अंग दुनिया के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा के लिए मुख्य मंच है। इसमें 54 सदस्य होते हैं जिन्हें महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। यह जीवन स्तर को सुधारने और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने का कार्य करती है। चौथा है न्यास परिषद। इसकी स्थापना उन 11 तटस्थ क्षेत्रों की रेख के लिए की गई थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नहीं थे। 1994 में पलाव के स्वतंत्र होने के बाद इस परिषद के कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया था। अब इसकी बैठक केवल आवश्यकता पड़ने पर होती है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय द हेग मतलब नीदरलैंड में है। बाकी सभी अंगों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यह देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। छठा पॉइंट है सचिवालय। तो यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है जो संगठन के दैनिक कार्यों को संचालित करता है। इसका मुख्य अधिकारी महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। 39 है भारत के आंतरिक चुनौतियां पर प्रकाश डाले। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता के सामने मौजूदा चुनौतियां बहुआयामी है। ये चुनौतियां न केवल देश की शांति को प्रभावित करती है बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए भी बाधा उत्पन्न करती है। भारत की प्रमुख आंतरिक चुनौतियों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला आतंकवाद। तो यह भारत के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनी हुई है। आतंकवाद को 2 रूपों में देखा जा सकता है। पहला है सीमा पार आतंकवाद, तो मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में, जिसे बाहरी शक्तियों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। दूसरा है भीतरी इलाकों में आतंकवाद, तो देश के विभिन्न शहरों में स्लीपर सेल्स और कट्टरपंथी समूहों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां। दूसरा पॉइंट है वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद। तो भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में सक्रिय नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। यह मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक असमानता, भूमि सुधारों की विफलता और आदिवासियों के अधिकारों के हनन से उपजा है। हालांकि हाल के वर्षों में लाल गलियारे का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट है पूर्वोत्तर भारत का विद्रोह। तो पूर्वोत्तर राज्यों में जातीय संघर्ष और अलगाववादी आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें है नीर जातीय संघर्ष, विभिन्न जनजातियों के बीच अपनी पहचान और संसाधनों को लेकर विवाद। दूसरा है विद्रोही समूह। तो नागालैंड, मणिपुर और असम जैसे राज्यों में सक्रिय विभिन्न सशस्त्र समूह जो स्वायत्तता या अलग राज्य की मांग करते हैं। चौथा है सांप्रदायिक और धार्मिक कट्टरपंथ। तो भारत जैसे विविधतापूर्वक देश में विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक आधार पर तनाव पैदा होना एक बड़ी आंतरिक चुनौती है। सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली अफवाहों पर फेक न्यूज इस समस्या को और अधिक संवेदनशील बना देती है। पांचवा है साइबर सुरक्षा। तो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदमों के साथ साइबर खतरों का जोखिम भी बढ़ा है, जिसमें आपका आ जाता है डाटा चोरी और हैकिंग, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, पावर ग्रिड, बैंकिंग पर हमले। दूसरा है सूचना युद्ध। तो देश के भीतर अस्थिरता फैलाने के लिए गलत सूचनाओं का प्रसार।
छठा पॉइंट है संगठित अपराध। तो नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों की अवैध सप्लाई और जाली नोटों का कारोबार देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को कमजोर करता है। विशेष रूप से पंजाब और पूर्वोत्तर जैसे सीमावर्ती राज्यों में नशे की गंभीर समस्या बनी हुई है। सातवां है क्षेत्रीय असंतुलन और बेरोजगारी। तो आर्थिक असमानता और युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी भी अशांति का कारण बनती है। जब विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंचता तो असंतोष पनपता है, जिसका फायदा राष्ट्र विरोधी तत्व उठा सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है भारत संघ निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही है। तो भारत संघ के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका अतुलनीय और ऐतिहासिक रही है। उन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद विखंडित होने की कगार पर खड़े भारत को एक सूत्र में पिरोने का असंभव कार्य कर दिखाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लगभग 562 से 565 रियासतों का भविष्य था, जिन्हें अंग्रेजों ने यह विकल्प दिया था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। रियासतों का एकीकरण। तो पटेल ने भारत के प्रथम गृह मंत्री और रियासती विभाग के प्रमुख के रूप में वीपी मेनन के साथ मिलकर अधिकांश रियासतों को प्रिवी पर्स मतलब राज भत्ता और अन्य कूटनीति समझौते के माध्यम से भारत संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। दृढ़ इच्छा शक्ति और गाजर एवं छड़ी की नीति, उन्होंने प्रेम और कूटनीति का सहारा लिया, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां सख्त निर्णय लेने से भी नहीं कतराए। प्रमुख रियासतों का विलय। तो सरदार पटेल की राजनीति समझ इन 3 कठिन रियासतों के विलय में स्पष्ट दिखाई देता है। पहला है जूनागढ़। तो यहाँ का नवाब पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जनता भारत के पक्ष में थी। पटेल ने जनमत संग्रह का मार्ग चुना और अंततः इसका भारत में विलय कराया। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया था और वहां की जनता पर अत्याचार हो रहे थे। पटेल ने 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया और मात्र 5 दिनों में हैदराबाद को भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया। जोधपुर और भोपाल, इन रियासतों के शासकों को भी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कूटनीति से भारत के पक्ष में मोड़ लिया। दूसरा पॉइंट है अन्य महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें है प्रशासनिक ढांचा। तो उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा और एक मजबूत केंद्रीय ढांचा तैयार किया ताकि देश की एकता बनी रहे। अखंड भारत का सपना, उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत की भौगोलिक सीमाएं इतनी विस्तृत और संगठित है। यदि वे ना होते तो भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता। सरदार पटेल ने खंडित भारत को जिस प्रकार संगठित किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। 51 नंबर क्वेश्चन है भारत चीन संबंधों का वर्णन करें। तो भारत और चीन के संबंध दुनिया के 2 सबसे बड़े आबादी वाले देशों और उभरती शक्तियों के बीच सहयोग और संघर्ष का एक जटिल मिश्रण है। 2025 तक आते आते दोनों देशों के रिश्तों में कूटनीतिक सुधार, गहरे आर्थिक असंतुलन का एक अनूठा दौर देखा जा रहा है। भारत चीन संबंधों को हम निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें पॉइंट है सकारात्मक शुरुआत। 1950 में भारत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक था। 1954 में पंचशील समझौतों के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद किया। बी पॉइंट है 1962 का युद्ध। तो सीमा विवाद के कारण हुए इस युद्ध ने संबंधों में गहरा अविश्वास पैदा कर दिया जो दशकों तक बना रहा। सी है राजीव गांधी की यात्रा 1988। इस यात्रा से संबंधों में फिर से सुधार शुरू हुआ और सीमा विवाद को किनारे रखकर आर्थिक संबंधों पर ध्यान दिया गया। दूसरा पॉइंट है सीमा विवाद। दोनों देशों के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवाद है। गलवान संघर्ष 2020, 40 वर्षों में पहली बार हिंसक झड़प हुई जिससे संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। 2024-25 का सुधार। तो अक्टूबर 2024 में एक गश्ती समझौता हुआ जिसके बाद डेमसांग और डेमचौक जैसे क्षेत्रों में सेनाएं पीछे हटी। 2025 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विश्वास बहाली के प्रयास तेज हुए। तीसरा पॉइंट है आर्थिक और व्यापारिक संबंध। तो सीमा पर तनाव के बावजूद व्यापारिक स्तर पर दोनों देश एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए, तो जिसमें सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। अगर 2025 में चीन फिर से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा। व्यापार घाटा, यह भारत के लिए बड़ी चिंता है। 2024-25 में भारत का
चीन के साथ व्यापार घाटा लगभग 99 अरब डॉलर रहा, जो 2025 के अंत तक 100 अरब डॉलर के पार जाने का अनुमान है। निर्भरता, तो भारत आज भी सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सक्यूटिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट्स के लिए काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है। रणनीति चुनौतियां, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो चीन द्वारा भारत के पड़ोसियों जैसे श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान में बंदरगाह विकसित करना भारत के लिए सुरक्षा चुनौती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, भारत क्वाड जैसे संगठनों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जिसे चीन अपने खिलाफ एक गुट मानता है। वर्तमान स्थिति, तो 2025 में दोनों देश अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। वर्तमान में सीधी उड़ानें बहाल करने और वीज़ा नियमों में ढील देने पर चर्चा हो रही है। हालांकि भारत का रुख स्पष्ट है कि सीमा पर शांति के बिना पूर्ण समान संबंध संभव नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीति पर हरित क्रांति के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय राजनीति पर हरित क्रांति का प्रभाव अत्यंत गहरा और दूरगामी रहा है। इसने न केवल भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि देश की राजनीतिक ढांचे को एक दल के प्रभुत्व से बहुदलीय लोकतंत्र की ओर धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरित क्रांति के प्रमुख राजनीतिक प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है मध्यम और पिछड़ी जातियों का उदय। हरित क्रांति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि आई, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, यादव, कुर्मी और कोयरी जैसे मध्यम और पिछड़ी जातियां की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। आर्थिक रूप से सशक्त होने के बाद इन समूहों ने राजनीति में अपनी हिस्सेदारी मांगनी शुरू की। इससे पहले की राजनीति जो शहरी अभिजात वर्ग और उच्च जातियों तक सीमित थी, वह अब ग्रामीण भारत की ओर मुड़ गई। दूसरा है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। हरित क्रांति ने क्षेत्रीय स्तर पर शक्तिशाली किसान नेताओं और दलों को जन्म दिया, जिसमें है प्रमुख नेता तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, देवीलाल हरियाणा और प्रकाश सिंह बादल पंजाब जैसे नेताओं का उभार इसी क्रांति की उपज था। प्रमुख दल, तो भारतीय लोक दल, अकाली दल और बाद में समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने अपनी जमीन मजबूत की। इन दलों ने किसानों के मुद्दों जैसे सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। तीसरा है कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी। तो आज़ादी के बाद से भारतीय राजनीति में कांग्रेस का एक छत्र राज था। हरित क्रांति ने इस स्थिति को बदल दिया। ग्रामीण वोट बैंक जो पहले कांग्रेस के साथ था, वह अब अपने क्षेत्रीय और जातीय नेताओं के साथ जुड़ने लगा। इसके परिणाम स्वरूप 1967 के विधानसभा चुनावों और उसके बाद केंद्र में कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई, जिससे गठबंधन राजनीति का मार्ग प्रशस्त हुआ। चौथा है किसानों की दबाव समूह के रूप में भूमिका। हरित क्रांति ने किसानों को एक संगठित वोट बैंक और शक्तिशाली दबाव समूह के रूप में बदल दिया। किसान अब बिजली, पानी, उर्वरक और बीजों पर भारी सब्सिडी के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगे। आज भी भारतीय राजनीति में किसान राजनीति एक ऐसा मुद्दा है जिसे कोई भी दल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पांचवा पॉइंट है क्षेत्रीय असमानता और राजनीतिक असंतोष। तो हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें पंजाब, हरियाणा तक सीमित रहा, जिसके कारण बिहार, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पिछड़ गए। इस क्षेत्रीय आर्थिक अंतर ने क्षेत्रीय गौरव और असंतोष को जन्म दिया, जिससे अलग अलग राज्यों में स्थानीय स्वायत्तता की मांग उठी। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को केवल अन्नदाता ही नहीं बनाया, बल्कि उसने भारत के वोटर का चेहरा भी बदल दिया। इसने भारतीय राजनीति को अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिस्पर्धी बनाया। तो बच्चों, ये थे आपके पॉलिटिकल साइंस प्री बोर्ड के आंसर शीट। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी होगा। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।